हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर इब्राहिम। मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड चर्चा करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे हैंड और हमारे आर्म का एक मेडिकल कंडीशन होता है जिससे हमें नमनेस और टिंगलिंग फील होती है। इसकी वजह रिस्ट में मौजूदा नर्व की दब जाना होता है, नर्व पिंच नर्व होती है। फ्रेंड्स, कार्पल टनल एक पैसेज से होता है जिसके दरमियान और बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर होता है मीडियन नर्व। अगर ये नर्व दब जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हैं, ये कार्पल टनल है और इसके आसपास कार्पल बोन्स और लिगामेंट्स मौजूद हैं। इस पिक्चर में भी देखा जाता है ये ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, ये मुख्तलिफ टेंडन शीट्स और फ्लेक्सर टेंडन्स है, ये मसल्स है और ये है वो मीडियन नर्व जो कि जिसके दबने से ये सिंड्रोम हो सकता है। चलिए अब इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसका सप्लाई हमारे थंब को होता है, हमारे इंडेक्स फिंगर, हमारे मिडिल फिंगर और हमारे आधे रिंग फिंगर को सप्लाई करता है। ये पर्पल और ग्रीन एरिया सामने से और ये पर्पल एरिया बैक साइड से यहाँ तक हमारी मीडियन नर्व की सप्लाई होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास मौजूद है टिंगलिंग और नमनेस। ये टिंगलिंग और नमनेस सबसे ज्यादा हमें थंब, हमारे इंडेक्स फिंगर, हमारे मिडिल फिंगर और हमारे रिंग फिंगर में फील होता है। ये सेंसेशन सबसे ज्यादा तब फील होता है जब हम अपने हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं, अपने फोन को पकड़ते हैं या न्यूज़पेपर को पकड़ते हैं। अगर ये बीमारी सीवियर हो जाए तो ये नमनेस की सेंसेशन हमारे पूरे आर्म में भी जा सकती है। यूजली पेशेंट्स अपने हाथ को झटक लेते हैं, शेक आउट कर लेते हैं ताकि सिम्टम्स कुछ वक्त रिलीफ हो जाए। लेकिन अगर ये बीमारी सीवियर हो जाए तो आपकी नमनेस कांस्टेंट रहती है और आपको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड सिम्टम हमारे पास मौजूद है वीकनेस। फ्रेंड्स, वीकनेस की वजह से हम इजीली अपने हाथ से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर लेते हैं और हम अपने हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को सही से पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ के आसपास के मसल्स वीक हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमिकल फैक्टर्स की। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात हमारे रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है और बाकी आसपास के बोन्स डिसलोकेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मीडियन नर्व पे प्रेशर डालते हैं और कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हैं, ये है वो कार्पल टनल जिसमें से मीडियन नर्व गुजरता है और ये है आसपास के बोन्स। अगर इनको ये डिसलोकेट हो जाए, ये फ्रैक्चर हो जाए तो ये इस यहाँ के मौजूदा नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं और कार्पल टनल सिंड्रोम करवा सकते हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर है सेक्स का। ये बीमारी ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होती है बनस्बत मेल्स की और इसकी वजह ये बताई जाती है कि फीमेल्स में कार्पल टनल सिंड्रोम की लेंथ छोटी होती है। अब बात करेंगे हम थर्ड रिस्क फैक्टर की, जो है नर्व डैमेजिंग कंडीशंस, क्रोनिक कंडीशंस, स्पेशली डायबिटीज़ जैसे डायबिटीज़ की बीमारियों की, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स, हमारी रगें, हमारी नसें वीक हो जाती हैं और इससे भी मीडियन नर्व वीक हो सकता है और कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस मौजूद होती हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से हमारे हाथ में प्रेशर पड़ सकता है और हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो मौजूदा फ्लूइड होता है बाज़ औक़ात उसमें ऑल्टरेशन हो सकती है और हमारी बॉडी में सूजन हो सकता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज में, जिसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व दब सकती है और कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन याद रखिए, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये कार्पल टनल सिंड्रोम खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस होती है जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड डिसऑर्डर्स यानी कि थायराइड की कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म और किडनी फेलियर भी कार्पल टनल सिंड्रोम करवा सकती है। इसके अलावा कुछ वर्क प्लेस फैक्टर्स भी होते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो कि वाइब्रेटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हैं, इस इंसान को पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हैं जैसे कि ये मशीन चला रहा है, इससे हमारे हैंड पे प्रेशर पड़ता है और रिपीटेटिव फ्लेक्सिंग होती है जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकता है और कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट और डायग्नोसिस की बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेगा, आपके सिम्टम्स के बारे में आपसे मुआयना करेगा। इसके बाद डॉक्टर आपसे आपकी टाइमिंग के बारे में पूछेगा कि गोया आपकी ये नमनेस और सेंसेशन सबसे ज़्यादा कब आती है, जैसे कि फ़ोन पकड़ते वक्त, न्यूज़ पकड़ते वक्त, कोई चीज़ गिरते वक्त, कोई चीज़ पकड़ते वक्त, या इसके अलावा दिन में वो ज़्यादा होता है या रात में। इसके अलावा डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जाम करेगा जिसमें डॉक्टर आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को देखेगा, आपकी फीलिंग्स को और आपकी सेंसेशंस को एग्जामिन करेगा उन एरियाज़ में। फ्रेंड्स, इसके अलावा डॉक्टर एक्सरे भी करवा सकता है ताकि वो चेक कर सके कि कोई रिस्ट पेन की वजह कोई आर्थराइटिस या फ्रैक्चर तो नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट भी हो सकता है जिसमें आपके हाथ में कुछ इलेक्ट्रोड्स बांध दिए जाते हैं और आपके मसल्स को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस दी जाती हैं और आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाता है, जिससे आपके मसल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडी भी हो सकती है जिसमें आपके हाथ के साथ कुछ इलेक्ट्रोड्स बांध दिए जाते हैं और आपकी मीडियन नर्व को शॉक दिया जाता है और बाकी इम्पल्सेस को देखा जाता है कि कहीं स्लो होते हैं या नहीं। इससे भी आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम या मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, माइल्ड केसेस में ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो सकती है। आप अपने हाथ को रेस्ट दीजिए, आप उन एक्टिविटीज़ से गुरेज कीजिए जिससे आपकी नमनेस ज़्यादा होती है और अपने स्वेलिंग पे अगर आप कोल्ड पैक्स लगाएंगे तो आप
कार्पल टनल सिंड्रोम से निजात पा सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है जिसमें आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। मेडिकल इंटरवेंशन 2 तरह की होती है, एक नॉन सर्जिकल होती है और एक सर्जिकल होती है। सबसे पहले हम नॉन सर्जिकल थेरेपी की बात करते हैं। इसमें हमारे पास मौजूद है रिस्ट स्प्लिंटिंग। फ्रेंड्स, ये एक स्प्लिंट होता है जो कि हम अपने हाथ में पहनते हैं, स्पेशली नाइट के वक्त, रात में सोते वक्त। ये स्प्लिंट हमारे हाथ को, हमारे रिस्ट को स्टिल रखता है, रोक के रखता है, ताकि हमें नमनेस फील ना हो, हमें पेन ना हो और हम रात में आराम से सो सकें। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादातर पहना जाता है। इसके अलावा आप एनसेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो जाती है और नर्व के आसपास प्रेशर रिलीज हो सकता है। ये मेडिकेशन कुछ वक्त के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स की इंजेक्शंस डॉक्टर डायरेक्ट रिस्ट में अल्ट्रासाउंड गाइडेड के जरिए लगाते हैं। और इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए आपके रिस्ट में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं। इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है और आपकी नमनेस में डिक्रीज हो जाती है, वहाँ पे मीडियन नर्व पे प्रेशर रिलीज हो जाता है और आपके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एडवांस डायबिटीज़, तो उनकी ट्रीटमेंट से भी आपकी इस सिंड्रोम में एक अच्छी खासी कमी हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, एक एंडोस्कोपिक सर्जरी और एक ओपन सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी में डॉक्टर आपके हाथ पे कुछ छोटे-छोटे टाइनी रिस्ट के आसपास कट्स लगाते हैं, इंसिजन्स लगाते हैं, जिसके ज़रिए वो टेलीस्कोप लाइक डिवाइसेस, छोटे-छोटे कैमरा एंडोस्कोप्स डालते हैं और वहाँ के आसपास के लिगामेंट्स को काट देते हैं और फिर वो इंसिजन्स को सूचर कर दिया जाता है। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इसमें पेन कम होता है और रिकवरी फेज़ जल्दी हो जाता है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ओपन सर्जरी। इसमें डॉक्टर आपके रिस्ट के ऊपर लंबा कट लगा देते हैं और आपकी सर्जरी होती है जिसमें आपके कार्पल टनल लिगामेंट को काट दिया जाता है और मीडियन नर्व के ऊपर जो प्रेशर पड़ा है वो रिलीज़ हो जाता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और उसका हीलिंग टाइम और रिकवरी फेज़ ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद डॉक्टर आपके जो लिगामेंट्स होते हैं वो खुद ब खुद इसके टिश्यूज़ ग्रेजुअली ग्रो हो जाते हैं और आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको इनकरेज करेंगे कि सर्जरी के बाद आप अपने काम पे वापस आएँ, आप अपने हाथ को हिलाएँ, ग्रेजुअली आप फिजियोथेरेपी लें ताकि आपके रिस्ट की पोजीशंस और उसके मोशंस ठीक हो सकें। कुछ वक्त तक सोरनेस और वीकनेस रहेगी, लेकिन वक्त के साथ वो भी हील हो जाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में एनालाइज कर सकते हैं, डॉक्टर कैसे रिस्ट के ऊपर लंबा कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। फिर सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद फिर डॉक्टर उसको वापस से सूचर करता है। ये हैंड सूचर हो चुका है ड्रेस, फिर इसे हम कवर कर देते हैं और उसके बाद बैंडेज लगा देते हैं। इस तरह ओपन सर्जरी होती है। अगर लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ की बात करें तो काम करते वक्त अगर आपके हैंड में नमनेस फील हो तो आप छोटे-छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लें ताकि आपके हैंड को आराम मिल सके। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं तो आप अपना वेट लूज़ कीजिए। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप अपनी उस अफेक्टेड हैंड या हाथ के ऊपर ना सोया करें। इसके अलावा पेन हो तो आप पेन मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं। उसमें आप एनसेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन वगैरह। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं जिसमें आप अपने अपर बॉडी के पोस्चर और स्ट्रेंथ को अच्छा रखें और आप अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पे फोकस करें। इसके अलावा हैंड थेरेपीज़ भी होती है जो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट और आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपसे करवाते हैं। इसमें मुख्तलिफ हैंड की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ और आपके हैंड की जो अपना स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी फिजियोथेरेपी हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पेशेंट्स कैसे अपने हाथ में मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स पकड़ के अपने हैंड को फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। ये कुछ कार्पल टनल की एक्सरसाइजेज होती है, प्रेयर स्ट्रेच, रिस्ट फ्लेक्स स्ट्रेच, रिस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रेच, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से भी करने से भी आपके सिम्टम्स में अच्छी खासी कमी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।